मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसी पार्टी विशेष को वोट देने की नाराजगी, मारपीट या घर से निकाले जाने जैसी घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा। कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने पर बाबर अली नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या और फिर बरेली में उजमा नाम की महिला को तलाक की धमकी के साथ घर से निकाले जाने के बाद अब रायबरेली से भी एक ऐसी ही खबर सामने आ गई। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मयंकेश्वर शरण सिंह को वोट देने वाली मुस्लिम महिला को बेटे बहू ने मारने पीटने के बाद घर से निकाल दिया। अमेठी में जन्म देने वाली मां की एक बेटे ने पत्नी के संग मिलकर के पिटाई कर दी। कलयुगी बेटे ने ऐसा इसलिए सिर्फ किया क्योंकि मां ने चुनाव के दौरान अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ जाकर के बीजेपी को वोट दे दिया था। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने पर आखिर ये मारपीट या घर से निकाला जाना या फिर हत्या जैसी वारदातें क्यों हो रही हैं, और बीजेपी का अगर कोई प्रचार कर रहा है तो फिर इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उसके पीछे की क्या वजह है, इसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी लोकतंत्र के अंदर सही संदेश के तौर पर नहीं देखा जा सकता। चूंकि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और यह निर्धारित करना कि हम किस पार्टी को वोट करेंगे ये भी उस शख्स का अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर पक्ष का दबाव हो किसी या फिर अपने परिवार वालों का दबाव हो और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के वोट कर दिया जाए और उस मर्जी के खिलाफ जाने पर मारपीट, घर से निकाल देना, जान से मारने की धमकी देना या फिर जान से मार ही देना, अगर इस तरह की घटनाओं की बार बार हम लोगों को पुनरावृत्ति होती हुई दिख रही हो तो ये बिल्कुल भी सही संदेश नहीं हो सकता है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और इसलिए आज हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह की मानसिकता के पीछे की वजह क्या है, क्यों इस तरह की मानसिकता लोगों की हो रही है। क्योंकि आप किसी भी पार्टी या पक्ष को वोट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपका नैतिक अधिकार है और आपका निजी अधिकार भी है कि आप किसको वोट करते हैं, आपको किसके स्कीम्स अच्छी लग रही हैं, आप किसके का जो काम काज है उसको आप पसंद कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लोग बहुत माइन्यूटली देखते हैं, बहुत ही नजदीक से देखने, जानने और परखने के बाद अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परिवार चूंकि कहीं वोट दे रहा है इसलिए आपका भी वहीं पर वोट देना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये जो घटनाएं बार बार हो रही हैं इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी एक आपने जो घटना कुशीनगर की देखी जिसमें बाबर नाम के इस युवक की पीट पीट कर जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई, ये बहुत ही चिंताजनक था। इसी तरह की घटना अमेठी हो, रायबरेली हो और अन्य जगहों से भी सामने आ रही। बरेली के अंदर भी आपने देखा कि एक महिला को तलाक देने तक की धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर के ये जो घटनाएं हो रही हैं आखिर इसको किस तरह से देखा जाए और इसके पीछे की मानसिकता क्या है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। चूंकि स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रमाकांत मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रमाकांत मिश्र जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। अशोक यादव जी आपका भी स्वागत है। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सुधा मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद विद्रोही जी आपका भी स्वागत। और फरहत नकवी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फरहत नकवी जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। आज इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं फरहत नकवी जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये इशू हमारे दायित्वों के साथ साथ हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ एक सोशल स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। हम किसी पार्टी को वोट करें या हम किसी के पक्ष में वोट अगर कर रहे हैं और कोई दूसरा उससे सहमत नहीं है तो वो मुझे मारने पीटने लगे या मेरी हत्या कर दे या फिर मुझे घर से निकाल दे या मुझे तलाक दे दे, ये बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसके पीछे की मानसिकता आपको क्या नजर आती है और ऐसा क्यों हो रहा है किसी भी पार्टी को या किसी एक पार्टी को वोट देने पर इस तरह की घटनाएं जो लगातार हमको देखने को मिल रही हैं? फरहत जी आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको दबाने की बात की गई है। जहां भी देखिए, जब 3 तलाक जैसी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस टाइम भी 3 तलाक को मान्य बताकर यही धर्मगुरु मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को छीन रहे थे। इसी तरह से मुस्लिम महिलाएं जब भी आगे आती हैं, अपना कहीं भी अधिकार, कहीं भी आगे बढ़ती हैं, तो वहां पे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को छीनने की बात की जाती है। अभी बरेली से भी ये मामला जो सामने आया था, आप सभी के सामने था कि उस महिला ने सिर्फ बीजेपी को वोट किया। वो भी इसलिए बीजेपी को वोट किया क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसका कहना यह था कि मुझे राशन मिलता है बीजेपी सरकार में, और 3 तलाक जैसे मुद्दे पे कानून लेके आई है सरकार, इसलिए हमने उसको वोट किया। तो जब
उसको वोट किया तो उस महिला को 3 तलाक की धमकी देके घर से धक्के देके निकाल दिया गया। ये तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं से उनके अधिकार छीनने का काम करते हैं, क्योंकि इनको 4 शादियां करनी है। जब तक महिलाओं को दबा के नहीं रखेंगे, कमजोर बना के नहीं रखेंगे, तब तक दूसरी शादी, तीसरी शादी की बात कहां से आएगी? ये इन लोगों ने सिर्फ एक प्रोगंडा बना लिया है कि महिलाओं को किसी तरह से घर में दबा के कुचल के रख देना है हमको, क्योंकि इस तरह की मैं सामने बैठ के किसी गलत लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो लगातार मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मेरे जी पास जी जी। मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं के केसेस आते हैं, लगातार बहु विवाह के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो बहु विवाह उसी टाइम आदमी कर सकता है जब पहली औरत को दबा के हर तरीके से उसके अधिकारों को छीन के रख लेगा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब उसके अधिकारों को मारा जाता है, भाई वो वोट किसको कर रही है ये उसका अधिकार है। बिल्कुल वो बिल्कुल। चुनने में सक्षम है, बालिग है, आप उसको वोट करने पे भी आप उसको पति का एक इतना डर बैठा रखा है कि मैं पति हूं, जो चाहेगी कठपुतली बिल्कुल। की देखिए तरह फरज जी, औरत इसीलिए मैंने ये काटती आज की चर्चा की शुरुआत इसीलिए मैंने आपके साथ की, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप जुड़ी हुई हैं समाज के साथ, इसलिए आपको बहुत बेहतर इसको समझा सकती हैं कि इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है। आपने अपना पक्ष रखा है। अरविंद विद्रोही जी का मैं रुख करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद जी, बहुत लंबा समय आपका पत्रकारिता का रहा और आपने न जाने कितने सारे चुनाव देखे, आपकी नजरों से गुजरे, लेकिन अब अगर इस तरह की एक पद्धति शुरू हो जाए कि आप किसी एक पार्टी को वोट देंगे तो दूसरी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं या फिर उनके परिवार के अंदर ही अगर दो लोग हैं, एक किसी पार्टी को वोट कर रहा है, एक दूसरा किसी पार्टी को वोट कर रहा है, तो आप उसको मारपीट करने लगे या इतना मारें कि उसकी जान ही चले जाए, ये जो अब एक परिपाटी हमको देखने को मिल रही है और कई घटनाओं की पुनरावृत्ति चूंकि हमको इसमें दिख रही है, इसको आप कैसे देखते हैं एक लोकतंत्र के लिए, और ऐसा क्यों हो रहा है अरविंद जी? सामाजिक आर्थिक में अपना नेता चुनने का, अपने मुद्दे चुनने का अधिकार जो है जनता को होता है, और इसकी स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना के साथ डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। लेकिन ये जो घटनाएं आ रही हैं, ये घटनाएं न सिर्फ राजनीतिक स्थिति की चुनौती है, पारिवारिक ढांचे और जो सामाजिक परिवेश उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये जिस चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस प्रकार ये घटनाएं हो, ये सीमेंट करके देखिए, इसमें कहीं विवाद नहीं हो रहा है, इसमें केवल अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के यहाँ हो रहा है। और ये चुनाव के दौरान में मैंने बताया था कि मेरी जानकारी मिल रही थी कि वो महिलाएं जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर और राशन के मुद्दे पर भाजपा को वोट देने का मन बना चुकी, वोट देने घर से निकलने की अनुमति हुई थी। ये भी सत्य जांच पड़ताल की जाए तो स्पष्ट रूप से सामने आएगा। कई मुस्लिम महिलाओं को घर से वोट डालने के उनको बता दिया गया कि आपकी पर्ची नहीं बनी हुई है। तो ये राजनीतिक दलों के समस्या से ज्यादा समस्या मुस्लिम समस्या है कि मुस्लिम समुदाय कहता है क्या केवल परिवार में कि हम जो चाहेंगे मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को, परिवार के सदस्यों को, मुस्लिम पुरुषों को समझाना चाहिए कि आखिर उनको भाजपा को क्यों नहीं देना चाहिए। ये कि वो अपना पक्ष रखें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन जबरन कि अगर उन्होंने वोट नहीं दिया है तो उनको देंगे, मारे पीटेंगे, तो ये सीधे सीधे पारिवारिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक को चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को है। ये मानव अधिकार से जुड़ा मामला है। ये सभ्य समाज में नहीं होती है, और कोई भी लगता है कोई भी राजनीतिक दल इनको स्वीकारता देगा, सभी लोग स्वीकार करेंगे और ऐसे लोग समाज के राजनीति के व्यक्ति को रखना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी ऐसे सभी लोगों पर जो लोकतंत्र में मताधिकार को भी जो है चुनौती दे रहे हैं कि उनके इशारे पर वोट हो। और जो भी ऐसा नहीं कर, खासकर मुस्लिम महिलाओं का ही मामला सामने आ रहा है, या जैसे बाबर का आया कि उसको मार, तो इसकी कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई है। लोकतंत्र के खात्मे का ये एक तरह से कृत्य है। एक व्यक्ति का नहीं खात्मा हो रहा है, एक व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये समूची डेमोक्रेसी
बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, मतलब एक लोकतंत्र के लिए जहां पर आप सरकार को चुन रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां हो रही तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। रमाकांत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं इसलिए उनको देखिए मारपीट या कोई तलाक दे रहा है, कोई घर से बाहर निकाल दे रहा है, बाबर की तो जान भी चली गई है, इसको कैसे देखते हैं? और आप लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा आप लोगों को। रमाकांत जी। रमाकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी रमाकांत जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ जी, आयुष जी, ये स्थिति तब आती है जब रमाकांत जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आप किसी मेहमान ने अगर अपना स्पीकर ऑन कर रखा है तो उसको थोड़ा सा म्यूट कर लें। मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूं वो अनम्यूट रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रहा है। रमाकांत जी, बात रखें अपनी। जी 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 आयुष जी, मैं कह रहा हूँ सामाजिक अराजकता और राजनीतिक अराजकता की जो स्थिति ये बनती है वो उस समय हाँ राघव जी बोलिए, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी अशोक जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अभी रमाकांत जी की बात हो जाए तो पहले। मैं रमाकांत को सुनना चाहता हूँ, जी हमारे जी मित्र जी हैं। जी जी रमाकांत जी। तो निश्चित तौर पर देखिए अराजकता की जो स्थिति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कम से कम अब अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, कुछ कम है आवाज। सर थोड़ा माइक के पास बोलिए, अनम्यूट है आपका माइक, क्योंकि मैं सुन पा रहा हूं रमाकांत जी को। अब आ रही है आवाज आपको? जी थोड़ा सा। आयुष जी उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, जीरो। रमाकांत जी थोड़ा सा माइक के पास बोल सकते हैं क्या आप? आवाज आ रही है आपको? चलिए रमाकांत जी, मुझे लग रहा है कुछ समस्या में आपके पास आऊंगा वापस, क्योंकि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। अशोक जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है इसमें, बराबर की जिम्मेदारी। और कैसे इसको रोका जाए, ये तो बड़ी गलत परिपाटी है कि भाई एक पार्टी को वोट दे दिया तो आप उसको बताइए उसके साथ ऐसा करेंगे, तलाक दे देंगे, उसको घर से निकाल देंगे या फिर पीट पीट कर हत्या कर देंगे। अशोक जी, तलाक दे देंगे, उसको घर से निकाल। देखिए जहां तक मैंने आपसे कहा था, चुनाव खत्म हो चुका है और अब चुनाव फिर है। ये बीच में जो हेलो जी अशोक जी, हाँ अब चुनाव खत्म हो चुका है। आवाज आ रही है? जी अशोक जी मैं सुन पा रहा हूँ, बात रखिए। आवाज आ रही है? हाँ जी अशोक जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा आवाज, हाँ अशोक जी आपने स्पीकर ऑन किया हुआ है क्या? चुनाव खत्म हो गया, चुनाव 2 साल बाद फिर होना है। हर राजनीतिक आदमी की जिम्मेदारी यह है कि हमारे, मैंने आपसे बराबर एक बात कहा, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये कुछ दिक्कत आ रही भाई। नहीं अशोक जी मुझे लग रहा है शायद स्पीकर ऑन है आपका, इसीलिए इको हो रहा है। नहीं ऑन नहीं, ऑफ है। हाँ आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी अशोक जी। हाँ जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वक्त हर देशवासी की जिम्मेदारी है, केवल हमारे प्रदेश की नहीं, देश की जिम्मेदारी है कि देश को बचाना। और देश तब बचेगा जब हमारे यहाँ गुंडेइज्म खत्म हो जाएगा, ये जो महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था, आई एम ए राइटर, और सबसे पहले लगातार जो डिबेट हम बैठेंगे इसमें, हम केवल पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम समाज की बात भी करेंगे। हाँ पार्टी का पक्ष रखेंगे, किसी को गलतफहमी अगर कहीं से भी है कि मेरा पार्टी कुछ गलत कर रही है, उसका पक्ष में रखूंगा। लेकिन मैंने कल भी आपको 2 शेर सुनाए थे कि अब न कोई चुभन की बात करो, अब न कोई चुभन की बात करो। हेलो जी जी हेलो जी अशोक आवाज आ रही है? जी अशोक जी, आवाज आ रही है? अशोक जी मैं सुन पा रहा हूँ, बात रख लें अपनी। हाँ चलिए अशोक जी अपने कोई चुभन की बात करो, अशोक जी आपका सिर्फ बेहतर स्पीकर ऑन वतन है। की बात करो। अशोक जी, और अशोक खूब जी, आपका खराबा स्पीकर बहुत ऑन हुआ है। लोगों, अब तो चैनो अमन की बात करो। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव 2 साल बाद फिर 5 साल बाद होना है। इस बीच में हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, गरीबों की मदद की बात हो, उसी के तहत आदमी को आज काम करना चाहिए। हम सबको काम करना चाहिए। आयुष जी आप तो वहां बैठते हैं, हम रहते हैं गांव क्षेत्र में, हमारा रहना आसपास के क्षेत्र में है। आजकल एमएलसी का चुनाव चल रहा है, हमें दिन भर जाना पड़ता है। गांव के माहौल जो आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा कहते हैं, मेरा खुद का मानना है कि कभी चुनाव बाद हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में प्रधानी लेवल हो चाहे ब्लॉक प्रमुख लेवल हो, अब वो एमएलए लेवल पे आ गया है।
जब उस लेवल को रोका नहीं गया तो आगे बढ़ गया। अब एमएलए के चुनाव के बाद आपसी झगड़े हैं, मोहल्ले के झगड़े हैं, कोई दीवार की लड़ाई है, वो झंडा लगाए सपा का, वो लगाए भाजपा का, भाजपा जीत जाती है, मिठाई बांटती है, एक लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मेरा मतलब यह है। मैं नहीं, लेकिन अशोक जी देखिए, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना आप लोगों से। देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी इसमें क्या, अशोक जी इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? देखिए हम लोग देख रहे हैं विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी देखा कि बहुत तरीके के बयानबाजियां हुई, लेकिन विधानसभा के अंदर जो तस्वीरें अशोक जी हम लोगों ने देखी, उसमें दोनों नेता, उधर योगी आदित्यनाथ, इधर अखिलेश यादव, दोनों लोग आपस में मिलते हुए दिखे, लेकिन वो चीजें हमको धरातल पर या ग्राउंड पर क्यों नहीं नजर आती हैं? वहां पर आप लोगों की भूमिका क्या है? चाहिए हम तो उसका विरोध करते हैं। हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं चैन ओमन की बात करिए। हमने कहा देखिए मेरा नेता कभी गलत बात बोले, मेरा नेता कभी इन बातों का सपोर्ट करे तो मैं आपसे उसका जवाब ले लूं आपसे। हमारा नेता टंकी चोट फेंकता, गुंडाइज्म खिलाफ पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, इसलिए 33% की नौकरी निकाली थी उन्होंने। चलिए अशोक जी, मैं आऊंगा आपके पास में, रमाकांत जी का रुख कर लेता हूं। रमाकांत जी, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की भी बड़ी है, और इसलिए बड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां उन लोगों के सामने बन रही हैं कि किसी को तलाक का सामना करना पड़ रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी को घर से निकाल दिया जा रहा है। कैसे रोकेंगे इसको? आयुष जी, यहाँ पर इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। देखिए, स्वस्थ समाज में और स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के काम का, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। मैं सबकी बातें सुन रहा था, निश्चित तौर पर इसमें एक भाजपा की ही जिम्मेदारी। देखिए ये खत्म कैसे होगी? ये भाजपा की ही जिम्मेदारी नहीं। देखिए चुनाव आती है, चुनाव जाती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कभी वो पार्टी जीतती है, कभी वो पार्टी जीतती है, इसमें कोई ये नहीं। किसी ने प्रचार किया, आज मान लीजिए किसी ने कांग्रेस का प्रचार किया हो, तो हमें भी भर्त्सना, ये अगर उसकी हत्या हो जाती है या किसी तरह की घटना हो जाती है उसके साथ, तो हमें भी भर्त्सना करनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी विशेष को अगर वोट करता है, उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, तो हमें भी भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन जब हम वो चीज से अनछुए हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं हमें दो चार देखनी ही पड़ती है। इसलिए आज अगर बाबर अगर ने बीजेपी को सपोर्ट किया और कुछ हमारी मुस्लिम महिलाओं ने इस तरह से बीजेपी को वोट किया, और वहां पर जिस तरह से परिस्थिति अभी 2-4 दिन के अंदर में बनी है, इसमें मैं अगर देख रहा हूं कि अगर कमी कहीं पे भी कमी है, आप लोग भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर राजनीतिक दलों को वहां पर उसको ये करना चाहिए, वहां पर उसका विरोध करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देनी चाहिए, लेकिन वो चीज नदारद नजर आती है। तो इसलिए राजनीतिकरण जब हो जाता है किसी भी विषय का और किसी भी घटना का, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं होती है, इसमें बढ़ावा होता है। देखिए राज्य सरकार तो बिल्कुल संवेदनशील है, चाहे वो कोई भी घटना घटे। आज मान लीजिए बाबर के साथ हुआ है, कल मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं उनके साथ जिस तरह से तलाक की धमकी मिली है, तो बिल्कुल राज्य सरकार तो संवेदनशील है, उसके ऊपर में कार्रवाई तो होगी, लेकिन हमें एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सामाजिक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी और राजनीतिक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन रमाकांत जी, ये कटुता क्यों आ रही है भाई? देखिए मुद्दों पर हमको ये हो सकता है कि चलिए हमारा मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेताओं में तो मनभेद नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश यादव जी को, और आज भी स्पीकर की शपथ हो रही थी, उस वक्त की भी तस्वीरें बड़ी अच्छी हैं। तो ये जब नेता आपस में एक हो जा रहे हैं, एक दूसरे की भूमिका को समझ रहे हैं, तो वो जो मनभेद हो गया है आम लोगों के बीच में, उसको कैसे निकालेंगे? जिम्मेदारी आपकी भी है, अलग पार्टियों की भी है, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए ना, उसमें कोई पार्टी नजर नहीं आती। बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल विधानसभा के अंदर में हम लोगों ने देखा है जिस तरह से वहां का जो नजारा था, बिल्कुल एक लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में विधानसभा के अंदर में विपक्ष के नेता भी जाकर के पक्ष के नेता के साथ जाकर के, मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के वहां पर खड़े होते हैं, उनसे मिलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जो है सो हाथ मिलाते हैं अखिलेश जी, वहीं पर योगी जी भी आकर के अखिलेश जी से मिलते हैं। तो ये सारी जो मतलब वहां पर अगर हम देखते हैं इस तरह के दृश्य, उस चीज को धरातल उतारने के लिए हम जो बड़े नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारियां हो जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को एक कट्टरता के स्थिति में लेकर के चले जाते हैं, एक रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता है या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, तो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें तथ्यों के ऊपर में, हमें विषय के ऊपर में अंतर समझनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन ये कट्टरता समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देख लें या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लें, ये तो अच्छी चीज नहीं है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लें
ठीक है, सुधा मिश्रा जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, इसको किस तरह से देखेंगे? और कम से कम एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये तो बिल्कुल भी अच्छा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। सुधा मिश्रा जी, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। आयुष जी, मैं पहले चाहूंगी सभी लोग ना जी। अरविंद सर आप भी बंद कर लीजिए, आवाज बहुत इको हो रही है। चलिए सुधा जी अपनी बात रखें। जी आयुष जी, मैं इस जो घटनाएं हुई हैं आज के हम देख रहे हैं, इसमें मैं सारे दलों से और जो मीडिया को इतने अच्छे से लाके प्रकट किया कि इतने अच्छे से हो रही है। मैं चाहती हूँ कि राजनीतिक दल इसको राजनीति से सामाजिक रूप से जो विविधता आ रही है हमारे समाज में, उसका ध्यान रखते हुए ये घटनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक घर में कई पार्टियों को सपोर्ट, क्या आप जानते हैं कि एक घर में कई नहीं कह सकते कि एक घर में बहुत से लोग होते हैं, बहुत ये भी नहीं कह सकते कि एक घर में बहुत से लोग होता है, एक घर में भी ऐसा होता है। तो अगर सामाजिक परिदृश्य में इतनी वितृष्णा और इतनी ईर्ष्या, अगर सामाजिक परिदृश्य में इतनी भाव पैदा हो जाएंगे, तो आप सोचिए जो हमारे लोकतंत्र पैदा हो जाएंगे, तो आप देखिए हमारे संविधान में अपने देश की जिस बात को हम कहते हैं बहुत गर्व संविधान में अपने भारतीय हैं, वो कहीं ना कहीं चोटिल हो रहा है। हमें ये लगता है सभी राजनीति कहीं चोटिल हो रहा है लोगों को कि इस घटना को कम से कम इस घटना को राजनीति करने के लिए प्रयोग न करें, इस घटना का इस राजनीति करने का प्रयोग न करें कि सामाजिक रूप में जो नेताओं के भाषण से लोगों को लगता है, जो आम जनता को जो है अब इसको हराना है, इनको जिताना है, ये सामाजिक। सुधा जी एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि अभी भी डिस्टर्बेंस है, मुझे लग रहा है किसी का माइक खुला हुआ। अरविंद जी क्या आपने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ? अगर में सारा समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अरविंद जी एक बार अगर उसको आप बंद कर लें स्पीकर, मुझे लग रहा है स्पीकर ऑन है। सुधा जी बात रखें अपनी। जी आयुष जी, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज घटना को सिर्फ सामाजिक विद्वेष और जो सहिष्णुता खत्म हो रही है उस दृष्टि से देखा जाए, और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में राजनीति देखा जाए, और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में राजनीति बहुत बड़ा एक ऐसा कार्य है जो समाज को बांटने का काम करेगा, बड़ा एक ऐसा कार्य है कमजोर हो रहे हैं। हमें इस घटना को राजनीति छोड़ के, अगर बाबर को इस घटना के मार दिया जा रहा है, 6 दिन तक वो व्यक्ति मौत से जूझ के आखिर में मर जाता है, सोचिए कितना बड़ा सामाजिक विद्वेष। जब उसको लोग अपने ही लोग पीट रहे होंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। हमें मन में चलने वाले उस वितृष्णा को खत्म करना होगा, उस पर बात करनी होगी। लेकिन सुधा जी कैसे, मतलब सुधा जी यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो आप लोग सबसे पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अभी इस समय सत्ता के अंदर है, समाजवादी पार्टी इस समय मुख्य विपक्षी दल पर है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सामूहिक जिम्मेदारी कहां है पॉलिटिकल पार्टियों की इसमें? बिल्कुल, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ कि आम नागरिक होने के नाते मैं चाहती हूं कि जो हर पार्टी के बड़े से बड़े नेता हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनके बातों को आदर्श मानते हैं, मैं सारे पार्टियों के नेताओं की बात कर रही हूँ, उनको सामूहिक प्रयास, अगर उनके एक बोलने से मंच पे लोग वो बात सत्य मान लेते हैं, तो ये जिम्मेदारी हर राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की बनती है कि वो एक मंच पे बैठ के इस बात को बताएं उन्हें कि चुनाव जीतना, चुनाव के लिए राजनीति में कैसे किसको कौन देना है वोट, वो बात दूसरी होती है। लेकिन जब सामाजिकता की बात होती है तो हमें उस समाज के अंतर्गत राजनीति में सरकार बनाने के लिए करना है, उसके अंदर वितृष्णा नहीं फैलानी है, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आयुष जी ये कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं कि कार्य, अगर हम कोरोना के समय पे सभी लोग मिलकर एकजुट होकर देश की जनता को कुछ बता सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सामाजिक दूरी नहीं बिल्कुल बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग भी आज ये चर्चा कर रहे हैं। आयुष जी मैं आपसे बता रही हूँ, यहाँ पे धर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने लोग अपनों को नहीं, बिल्कुल इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने ही परिवार के अंदर, कोई बाहरी नहीं, कोई गैर नहीं, अपने ही परिवार के अंदर अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये वाकई में बहुत सोचनीय है। कितना विद्वेष, कितना द्वेष, कितना तनातनी है, इसे दूर करने फरहत नकवी जी देखिए, एक तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए, लेकिन सोशल इशू अगर ये बन रहा है तो आपको क्या लग रहा है, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की वजह से ऐसा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी अछूत कैसे हो गई कि आपने उसको वोट दिया तो आपको हम मार देंगे, या आपको हम घर से निकाल देंगे, या हम आपको तलाक दे देंगे? आयुषी देखिए, यहाँ मेरा शिकायत है, बार बार आप ये कहते हैं कि भाजपा को वोट देने से ऐसा हुआ है, भाजपा को वोट मिला 4.25 करोड़,
अशोक जी, उनके कहने का मतलब ये नहीं है जो भी पार्टी जीती होती, बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जो जीती हुई लेकिन अभी तो हमारे पास जो तथ्य है ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी को जितने लोगों ने, जितने केसेस हैं, आप देख लीजिए, बरेली से लेकर के रायबरेली चाहिए, आप अमेठी का केस देखिए, आप कुशीनगर का केस देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वजह से हो रहा है। हाँ सुधा जी बोलिए, सुधा जी बोलिए। आयुष जी, जो आपने बात कही है, बहुत ही जो जीती हुई पार्टी हो, कोई भी हो सकती है, वो सपा भी हो सकती है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, क्योंकि ये तो परिपाटी शुरू हो गई, ये तो परिपाटी शुरू हो गई। कल को आप सत्ता में आएंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या वहां से ऐसा शुरू हो जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों है भाई। लेकिन अभी जो परिप्रेक्ष्य उस पर तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। मैं फरहत नकवी जी से एक रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा और उनके पास वो महिला पहुंची थी जिसको तलाक की धमकी दी गई। फरहत नकवी जी खुद उसको देख रही। फरहत नकवी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो हो रहा है ना आयुष जी, ये आप सोचिए कि समाज में जब मैं राजनीति में नहीं आई थी, मैं तब की बात, उस बात से जोड़ना चाहूंगी आपको। जब हम राजनीति में नहीं आए होते, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा आदर्श कौन होता है, हम सबको सुनते हैं, उनके बोले हुए चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं अपने दैनंदिन में, अपने जीवन में, उसको हम सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अगर सदन में दो विपक्षी, एक पक्ष और विपक्ष का नेता आपस में बैठ के इतने सुंदर दृश्य को उत्पन्न कर सकता है, तो क्या उन नेताओं की जिम्मेदारी तब नहीं बनती है? मैं एक पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते नहीं बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की बहुत बड़ी हो जाती है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा सुधा जी। अभी मैं फरहत नकवी जी का भी एक रिएक्शन लेता हूं। फरहत नकवी जी, वजह क्या है? नकवी जी, फरहत नकवी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, फरहत नकवी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रमाकांत जी, देखिए, ये आप लोगों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग भी अगर ये संदेश दें और साथ ही साथ विपक्ष को साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग ये मैसेज कन्वे कर दें अपने कार्यकर्ताओं तक या ग्रास रूट तक, तो मुझे लगता है कि समस्या आधी तो वहीं हल हो जाएगी। इससे बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल। और सुधा जी ने भी जो अपना पक्ष रखा है, बिल्कुल मैं बहुत हद तक सहमत हूँ इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक राजनीतिक पार्टी होकर के और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जिस तरह से यहाँ पर आज अब हम देख रहे हैं, जो कि बाबर की हत्या हो या हमारी जो मुस्लिम बहनें को तलाक का जो धमकी मिला है, इसमें ये कम से कम उनको ये चीज आगे आकर के, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, उनको आगे आकर के कुछ कहना चाहिए, उन कुछ विषयों के ऊपर में कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक चीज तो हम समझते हैं, जो कि आज विधानसभा के अंदर में हमने बहुत अच्छा दृश्य देखा, विपक्ष के पक्ष के नेता मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र की एक निशानी हम देख रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक कट्टरता जो कार्यकर्ताओं के अंदर में जो भर गई है, वो चीज हम देखते हैं। तो ये इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल जो सुप्रीम जो हमारे नेता होते हैं, उनके एक आदर्श के रूप में, बिल्कुल मैं सुधा जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो कि उन्होंने कहा, जो कि एक सुप्रीम लीडर जो आदर्श के रूप में पहचाने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां हो जाती है और इस तरह के स्टेटमेंट उनको देना चाहिए। वो कट्टरता कम करनी चाहिए, सामाजिक जो विद्वेषता है उसको कम करने के लिए हम नेताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए, कानून अपना काम करेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन बाबर ने तो अपना जान गंवा दिया। आज हमारी मुस्लिम बहनों का जिस तरह से पहले तलाक कह करके आज अगर निजात अगर केंद्र सरकार ने दिया है, तो निश्चित तौर पर आज फायदा सबको हो रहा है। आज हमारी सारी मुस्लिम बहनों का जो है सो उससे फायदा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें देखना चाहिए जो हम कौन सी नीतियों के ऊपर में जा रहे हैं। क्या कोई नीति ऐसा लग रहा है जो सामाजिक विद्वेषता उत्पन्न कर रहा है? तो इन सारे विषयों को देखते हुए विश्लेषण करने की जरूरत है, और जो बड़े नेता हैं उनको एक आदर्श के रूप में जिस तरह। लेकिन रमाकांत जी, इसमें एक चीज मुझे और भी लगता है कि पॉलिटिकल जब आप लोग चुनाव में जाते हैं तो जो कैंपेन करते हैं उस समय मुझे लगता है कि कुछ लाइन ऐसी हैं जो आप लोग क्रॉस इतना कर देते हैं कि बाद में उसके पीछे जाना या उससे ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा उस विषय में भी नहीं लगता कि आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि वो लाइन जब आप लोग क्रॉस करते हैं तो कार्यकर्ता उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर विधानसभा के अंदर तो आप लोग गले मिल लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता या फिर जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो कम से कम कैंपेनिंग में भी ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल आयुष जी, मैं उसी विषय को मैंने कहा भी है और आपने भी इस चीज को दोहराया, आपने इस विषय को। बिल्कुल मैं वही चीज कहना चाहता हूं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ समाज के अंदर में इसका कहीं कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है, न कि सिंगल एफर्ट है। हम हर एक राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। चलिए नकवी जी, फरहत नकवी जी, आपको क्या लग रहा है भाई, इसके पीछे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कह तो रहे हैं सब, लेकिन असल कारण आपको समझ में आ रहा है सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते?
देखिए, असल कारण ये है कि हमेशा महिलाओं को उनके हक हुकूक समझाए गए। यहाँ पे बात एक महिला की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, महिलाओं को उनके हक हुकूक समझाए गए, लेकिन कभी पुरुषों का जलसा करके उनको ये नहीं बताया गया कि महिला का हक क्या है और तुम्हारा क्या अधिकार है, जो तुम महिला को किस तरह से रखोगे। इस तरीके के कोई जलसे आज तक जो धर्म के ठेकेदार रहे, उन्होंने सही मैसेज पब्लिक तक नहीं पहुंचाया, जिससे महिलाओं के अधिकार या किसी के भी कोई अधिकार हो जो उन तक समझ में आए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपने प्रोगंडे बनाए गए, जिस चीज से अपनी दुकानें चल रही थी उतना बता दिया गया। और उसमें क्या, अगर महिला कोई आगे बढ़ती है, मैं ही हूं, अगर आगे बढ़ी, घर का विरोध भी झेलना है, समाज का विरोध भी झेलना है, उसके साथ फिर उसको फतवों का शिकार भी होना है। इनके पास एक हथियार फतवा जैसी चीज भी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप अधिकारों को, ये धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, लेकिन ये कैसे होगा फरहत नकवी जी? देखिए, अगर ऐसा करेंगे भी तो फिर तो ये होगा कि देखिए भाई, आप उनके धर्म में आप किसी तरह का इंटरफेरेंस कर रहे हैं भाई। ये तो अब ये तो कहेंगे कि हमारा अधिकार, अभी आपने कहा ना कि फतवा जारी हो जाएगा, अब कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करना, तो कहेंगे आप तो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे धर्म के बीच में, अगर धर्म के साथ जोड़ेंगे आप। कहा जाता है, जाहिर सी बात है, ये हुआ है मेरे साथ। मुझे इस्लाम से खारिज किया गया, मुझे मुसलमान ना होने का मुझसे सबूत मांगा गया, जबकि अभी इन मौलानाओं की अगर डिग्री की जांच करवा ली जाए तो इसमें शायद 20% मौलाना ऐसे होंगे जिनके पास डिग्री होगी उनकी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपको अधिकार है, आप अपने कम्युनिटी की महिलाओं को तो उनके हकूक, उनके हक सब समझाते हैं, लेकिन आप सभी पुरुषों के जलसे करके उनको नहीं बताते हैं कि तुम्हारे महिलाओं के प्रति क्या हक है, क्या हुकूक है। इसके जलसे कभी नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने घर में ला ला के 4-4 बीवियां रखी हैं। तो मेरा कहना यह, आप सही संदेश दीजिए, आप मुस्लिम कम्युनिटी की खाली महिलाओं को टारगेट मत कीजिए, आप पुरुषों को भी ये बात बताइए कि किसका क्या अधिकार है। सिर्फ नहीं, लेकिन इसमें तो राजनीति भी है ना फरहत नकवी जी। देखिए, ये तो पॉलिटिकली हो गया ना, ये तो आपने एक सोशल इश्यूज का एक सोशल कॉज बताया, लेकिन पॉलिटिकली आप किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं पर्टिकुलर, और दूसरा शख्स अगर उसको पसंद नहीं कर रहा तो आपके साथ वो इस तरह की ज्यादती शुरू कर दे, तो इसमें तो राजनीति भी है भाई। इसको कैसे सुधारेंगे? नहीं, ये तो ऐसे ही सुधर सकती है। महिलाओं को अवेयर होना होगा, महिलाओं को अवेयर करने का हम लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को जागरूक होना होगा कि उसको इस चीज के लिए लड़ना होगा। जैसे अशोक जी, अखिलेश यादव जी को कम से कम एक अपील नहीं कर देनी चाहिए कार्यकर्ताओं से? ये कम से कम एक अपील करके एक संदेश दे दें, इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। कम से कम अगर आप लोग ये अपील कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम हो जाए। बिल्कुल। हेलो जी, जी अशोक, देखिए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे आज मेरी दोनों बहनें और हमारे भाई आज बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप तो बीच बीच में कहते हैं राजनीति पर विषय बोलो, लेकिन ये विषय हमारे भारतीय अस्मिता का विषय है, हमारी माँ, हमारी बहनों की बात है। देश में जो महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ उसकी बात है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि महिलाओं को आधा अधिकार मिलना चाहिए, उनको घर में सम्मान मिलना चाहिए। आप जितना मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैंने जिंदगी लड़ाई में जितनी किताबें लिखी हैं, मैंने महिलाओं के उद्धार की बात की है, महिलाओं के सम्मान की बात की है। एक मैं आपको बता दूं, भारत में जो पुरुष प्रधान देश रहता है, हमारी दोनों बहनें सुन लें, एक हमारी भांजी हॉलैंड में है, 30 साल की हो गई। मैंने बहन से पूछा शादी कब करोगी, तो उसने बताया कि वो शादी वहीं कर रही है। मैंने उससे फोन से बात करी, उसने कहा मामा जी, हमारा जो भारतीय समाज है, मैंने देखा यहाँ के लोगों को, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन पुरुष प्रधान देश में चाहे कितनी लड़की क्वालिफाइड ना हो, उसका पति कहता मैं तुम्हारा पति हूं। उसने इस भावना शादी वहां की एक मार्टिन नाम के लड़के से की है जो डेनमार्क के हैं। तो इतनी बड़ी बात मैंने आपसे बता रहा हूं इस डिबेट में कि हमारी भारतीय जो हमारी पुरुष मानसिकता है उसमें तब्दीली होनी चाहिए। महिलाओं का चाहे किसी धर्म की हो, उनका सम्मान होना चाहिए। और जहां अखिलेश जी की बात है, बड़ा सुलझा व्यक्ति है वो, बहुत जल्दी मेरी पर्सनल मुलाकात होगी उनसे। मैं कहूंगा कि साफ कह दीजिए, गुंडाइज्म, महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोटों वाली बात ही नहीं करनी है भाई, अब तो समाज को ठीक करने की बात करनी है, समाज को अच्छे बात करने की है, समाज में हिंसा ना हो इसकी बात करनी है। अशोक जी देखिए, अब आप मुलाकात करके अखिलेश यादव जी को ये बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश जी को पता तो चल ही रहा होगा ना, इतनी घटनाएं अगर हो रही हैं
और उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश जी अगर हैं तो मुझे लगता है कि उनके तो संज्ञान में होगा कि क्या हो रहा है, तो कम से कम उनको एक अपील कर देनी चाहिए। या इंतजार करेंगे, हो सकता है अभी 2-4 केस और आ जाएं इसी तरह के। अच्छा ये नहीं केस तो देखिए शुरू मालूम कहां हुआ था, देखिए फिर बात पॉलिटिक्स की आ गई। नहीं अशोक जी, देखिए बात यह है ना कि क्योंकि राजनीति जुड़ी है ना इसके साथ, इसलिए भाई सोशल इशू के साथ वो राजनीतिक भी है, क्योंकि वोट आप एक पार्टी को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसी पार्टी को वोट देने पर अगर ये इस तरह की दुश्मनी परिवार के अंदर ही शुरू हो जाए तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज को तो उसमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और ये लेट हो रहा है अशोक जी, अभी लेट हो रहा है। देखिए अगर उस महिला को तलाक दे दिया जाए, अशोक जी देखिए मेरा सवाल है उसके साथ, अशोक जी मुझे बताइए, अगर उस महिला को तलाक दे दिया जाए खाली इस विषय पर कि उसने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट किया, तो आप मुझे बताइए आप लोगों की तरफ से गलती हुई कि नहीं? आज देखिए चारों लोग एक साथ हैं, चारों लोग का एक कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस नाम पर किसी को नहीं मार देना चाहिए कि वो आदमी किस दल का है, उसने कहां वोट दिया है। ये सीधा मैं बतौर प्रवक्ता आपसे कह रहा हूं और माननीय अखिलेश जी के सोच को अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन अशोक जी एक सवाल जो मैंने भी रमाकांत जी से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगा, पॉलिटिकल कैंपेनिंग जब आप लोग करते हैं ना तो वो जो बारीक लाइन है ना उसको आप लोग क्रॉस करते हैं और इतना ज्यादा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पे दोहराना भी नहीं चाहता हूं। वो बातें जब आप लोग कहते हैं ना तो वो बहुत अंदर तक लगती हैं लोगों के जाकर के, और वो ऐसा उसको माइंडसेट बना के बैठते हैं कि अगर जीत गए या हार गए या कोई उससे अलग चला गया तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और उसी का ये परिणाम है जो हम लोग देख रहे हैं। तो उसको भी तो कम से कम ध्यान रखें ना उस कैंपेनिंग के दौरान आप। अच्छा देखिए जब चुनाव कैंपेन चलता है, नहीं सुनो, जब चुनाव कैंपेन चलता है तो कायदे से चुनाव कमीशन को भी चाहिए कि वो जो आदमी ऐसा भाषण दे उसको रोक लगानी चाहिए। वो 2 दिन की पाबंदी लगा के माफ कर देते हैं। जब भी कोई आदमी गलत भाषण दे, जातियों को लड़ाए, धर्म की बात करे, उस पर बैन लगा देना चाहिए। आप देखिए हमारे भारतीय राजनीति में मंचों से क्या क्या नहीं कहा गया है। अगर आप 5 साल का उठा लें इतिहास तो ऐसे शब्द कहे गए जो आदमी के लिए बिल्कुल ही कलंक की तरह है, लेकिन कहे जा रहे हैं। मैं पर्सनली इनका विरोध करता हूं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। उसने देखिए हमने वोट मांगा, अपनी बात रखी, हमें 125 सीटें कबूल है, हम जनता के बीच फिर जाएंगे। हम भाजपा को चिताते, मैंने देखिए कहा था, हमारे जो प्रवक्ता आए थे, हम आपको चिताने का काम करेंगे। हम और आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भी आईना दिखाएंगे, हम भी आईना दिखाएंगे। आप दिखाएंगे यहां से, हम दिखाएंगे सड़क से। हम बोर्ड लगाएंगे अपना, हम इस बात का विरोध करते हैं, महंगाई का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, कोई हत्या होती है उसका विरोध करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी नए सोच के साथ लगातार राजनीति करेगी, सड़कों पे आएगी। जो 2 साल का वक्त अभी चुनाव में है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे अखिलेश जी। मेरी उनसे बात 3 दिन लेकिन ध्यान रखिएगा अशोक जी, क्योंकि फिर ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव के बाद फिर हम लोग चर्चा करने ऐसे ही बैठे कि देखिए फला पार्टी को वोट किया तो ऐसा हो गया। इसका ध्यान मुझे लगता है कि अभी से आप लोगों को रखना चाहिए कि ये पुनरावृत्ति ना हो। लोगों अब तो चैनो मन की बात करो, हमारे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी हमको। बिल्कुल अशोक जी, और जिम्मेदारी है कम से कम आप जैसे सुलझे हुए नेताओं की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ स्वस्थ बहस होनी चाहिए अशोक जी, ये इसी का नाम डिबेट है जो देश समाज को जोड़ने की बात करता है। सुधा जी देखिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर तो हैं, लेकिन एक जो सवाल मेरा था कि भाई जब आप लोग कैंपेन करते हैं तो उस समय कुछ इस तरह की बातें आप लोग कहते हैं कि फिर वो दिलों से निकलती नहीं है, और अभी एक प्लेटफॉर्म पर अगर है तो अभी और कितना इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा, ये हो क्यों नहीं रहा? सुधा जी। जी आयुष जी, आपने जो बात की मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दिया था, लेकिन मैं फिर से इसको दोहराती हूँ कि कब होगा जब राजनीति में आप बदलाव करते हो, जब परिवर्तन होता है। जहां अभी मैं उस मुद्दे को पे जोड़ नहीं रही हूँ, बस मैं आपसे जो आपने प्रश्न पूछा है कि राजनीति में आप जब नई नीतियों को लाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका इम्पैक्ट, जो लाभ तो हो रहा है लेकिन उसका हानि क्या होगा। राजनीतिक पार्टियों का जो इसमें कुछ वर्षों में जो बदलाव हुए हैं, परिवर्तन जो हुए हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो हम नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट सामाजिक सांस्कृतिक रूप से क्या होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उन्हीं बनाए गए जो नए लहर थे उसका इम्पैक्ट है कि हम लोगों के घरों में फूट डाल दे रहे हैं। राजनीति बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए, और हमें जब कोई ढर्रा चलाना है, कोई नया नियम करना है या कुछ बोलना भी है, तो ये जो आदर्श बन के ऊपर बैठे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कही हुई बात अगर आदर्श में ली जा रही है तो हमें उतनी बात ही कही जाए जिसका लाभ ज्यादा हो, हानि न के बराबर हो। आप ये जो सामाजिक रूप
से मैं एक टीचर होने के नाते इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। मेरे क्लास में धर्म के नाम पे पढ़ाई नहीं होती है। आप जानते हैं कि बच्चे सब धर्म के होते हैं, हमारे लिए वो सिर्फ बच्चे होते हैं, हमारे लिए धर्म नहीं होता है। इस बात को मैं इस तरह से इसलिए रख पा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों में कोई विद्वेष के भाव नहीं होते हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, नौकरी में जाते हैं, तब तक कोई विद्वेष नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, उनमें एक चीज कहां से आ जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खाई है जो हम स्वयं पैदा करते हैं, उसे भरने की जरूरत है। और ये भरने की जिम्मेदारी सभी पार्टियों के शीर्षस्थ, जिनकी बातों को लोग एक मान लेते हैं कि गांठ बांध लिया आंचल में, उसको मान रहे हैं, या उस बात को गांठ बांधी उसी को मान रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं रमाकांत भाई से एक चीज बस कहना चाहूंगी कि आप अगर एक बार कल कोई कह रहे इस बात को कि नहीं हम चाहते हैं इसकी पहल हो और आपके साथ कोई न खड़ा हो, तब आप कहिए। सबको ये बदलाव चाहिए, क्योंकि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, कल किसी और पार्टी को मारा जाएगा। मतलब ये सामाजिक रूप से गलत है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं, ये सामाजिक विद्वेष सबके लिए गलत है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल चलन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऐसा दंड विधान बने कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कई भारत का नागरिक हो, अगर ऐसा कुछ करने जाए तो वो थर्रा जाए कि नहीं ये करने के बाद हमें क्या सजा मिल सकती है, ये होना चाहिए। और मैं चाहती हूं कि जो भी हमें सुने, अगर हमारी बात आगे तक पहुंचे, तो हम चाहते हैं कि इसकी पहल हो। और ये अगर घटनाएं छुटपुट देखने को मिल रही हैं तो ये छिटपुट के बाद खत्म हो जाए। हम एक ऐसा नियम बना दे, एक ऐसा हमारे पास उदाहरण हो कि आप कह पाओ कि एक बात, एक घटना हुई, उसके एवज में ये चीज बनाया गया, उसके पास कोई घटना नहीं हो पाई। इसकी जरूरत है चित्रांश जी। और आपने जो आज मुद्दा उठाया है, मैं बहुत इसलिए इस बात से खुश हूँ कि कम से कम अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है करना क्या है जो हम कर सके। और मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। नहीं ठीक है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी। मैं भी धन्यवाद दूंगा जी। आप लोग सब लोग लोकतंत्र के हैं, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है, और हम लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो जरूरी है ऐसे मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। रमाकांत मिश्र जी, देखिए जिम्मेदारी इसलिए आप लोगों की बड़ी है क्योंकि सत्ता के अंदर भी आप लोग हैं, और अगर पहल कर देंगे आप लोग तो ये बहुत जल्दी रुक जाएगा, इसके लिए इंतजार मत करिए। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने आयुष जी, और मैं सुधा जी के बिल्कुल बात से सहमत हूँ, जो कि हर एक राजनीतिक पार्टी को देखिए सामाजिक कट्टरता ये बढ़ती ही है। वहां से अब आज अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, विवेकानंद जी की बात करते हैं, तो ये उनके आदर्श हैं, उनके कहे हुए कथन ऐसे हैं जो जिसको अगर हम अनुसरण करें तो निश्चित तौर पर सामाजिक जो विद्वेषता है और सामाजिक एक समरसता बिल्कुल आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राजनीति चलती रहेगी, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो एजेंडे हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है, उसमें निश्चित तौर पर वो अपने आप को बिल्कुल जनता के सामने परोसने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन वो कट्टरता नहीं आनी चाहिए जो एक हम लोगों को एक दायरा, एक लाइन के अंदर में होनी चाहिए, जिससे ये सामाजिक कट्टरता, आज अगर बाबर की बात अगर हो रही है, कहीं और किसी चीज की अगर हम बात करेंगे, आज अगर मान लीजिए अगर विधानसभा के अंदर में, दिल्ली विधानसभा के अंदर में कश्मीर फाइल्स के ऊपर में कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, वहां पर जो माता बहनें थी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आज उसके ऊपर में अगर हम ठहाका लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी ये त्रासदी है, ये बहुत बड़ा घटना है। इस तरह की घटना की भर्त्सना होनी चाहिए, इस निंदा होनी चाहिए, और जब ये निंदा हम सब पार्टियों की जिम्मेदारी है, न कि मैं कह रहा हूं जो कि आज केजरीवाल जी की ही जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं जो कि राहुल गांधी जी की ही जिम्मेदारी है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है, भाजपा के नेताओं की भी जिम्मेदारी है जो इस तरह की नहीं, जिम्मेदारी तो है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब ये अभी तक नहीं मिला है कि कब करेंगे आप। अभी इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नहीं मैं कि उस मुस्लिम महिला को जिसको कहा उसके पति ने कि हम तलाक दे देंगे तुमको, वो फरहत नकवी जी के पास तक पहुंच गई, अब उसको तलाक दे देंगे तब करेंगे आप। एक माँ को निकाल दिया, उसके बहू और बेटे ने पीट कर घर से और कहा कि दोबारा अगर यहाँ दिख गए तो तुमको मार देंगे जान से, अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। मतलब इंतजार किस बात का हो रहा है, इसमें देरी क्यों, डिले क्यों है? मैं कह रहा हूं प्राथमिकताएं आपकी ये है कि आपने सरकार बना ली, आपने मंत्रिमंडल बना लिया, उधर नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन ये प्राथमिकता में नहीं है कि जिन्होंने बनाया उनके जान की इंश्योरिटी और सामाजिक ताना बाना हमारा बना रहे, उसको तो कम से कम सही कर ले। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए। बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं आयुष जी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, उसको आप थोड़ा डाइवर्ट कर दिया आपने। मैं बिल्कुल वही शब्द कह रहा हूं, क्योंकि इंतजार कहीं पे नहीं है। आज अगर किसी की हत्या हुई है, किसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसके ऊपर में कानून अपना काम कर रहा है। हमारी माताओं की बहनों के साथ जिस तरह से तलाक का जो धमकी मिला है, उसके ऊपर में भी काम चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का। जो जिसका विभाग है, जो जिसका मंत्रालय है, सब अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं मात्र एक ही चीज कहना चाहता हूं
जो सामाजिक समरसता या बने रहनी चाहिए, और राजनीतिक जो कट्टरता जो हम लोगों के अंदर में ये जो बढ़ गई है, जो बड़े जो नेता हैं वो अपने आपको तो बिल्कुल ये कर लेते हैं, बात साफ कर लेते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता के अंदर में जो कट्टरता है इसके ऊपर में भी हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, जिससे ये कट्टरता और आगे न बढ़ सके। अशोक जी, अभी कितना और इंतजार करेंगे हम लोग, या आप बात पहुंचाएंगे अखिलेश जी तक, तब तक का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, चलिए वो तो मेरी मुलाकात 2 दिन में होनी पहुंचाएंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक बहुत कड़वी बात। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक शायर हूं कि मजहबी उन्माद, देखिए सुन लीजिए, बात सुन लीजिए कि मजहबी उन्माद का है आगमन इस देश में, फिर हमें कैसे मिले चैनो अमन इस देश में, और फिर कबीले जातियों के, आप देखिए जातियों के नाम से मोहल्ले बनते चले जा रहे हैं, मिश्रा नगर, यादव नगर, लोधी नगर, ये सब, कि फिर कबीले जातियों के अब यहां बसने लगे। क्यों बेशैला हो गया वातावरण इस देश के अंदर? मैं कहता हूं कि क्यों बेशैला हो गया वातावरण? हमारे मोहल्ले के नाम देखिए आप, ये मिश्रा कॉलोनी, यादव कॉलोनी, ये फला कॉलोनी, इन पर बैन लगनी चाहिएगा। सबसे पहले बैन लगाइए जातियों के इन कबीलों पर। हर शहर के अंदर कबीले बना दिया आपने, इन पर रोक, मैं तो कहता हूं रोक लगनी चाहिए। आगे जाति लगाने वाला नाम पर रोक लगनी चाहिए। आप देखिए वहां क्या अशोक होता जी, है। आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि वो जातिगत आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। नहीं, देख, मैंने कहा नहीं, मैंने 1000 गजलें कही हैं। मुझे आंतरिक कष्ट होता है जब मैं देश में जातिवाद देखता हूं, जब मैं देश में धर्मवाद देखता हूं। भाई, ऐसे प्रवक्ता हूं और कम से कम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर वो सही बात बताते रहें तो मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर बहुत अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये वाकई में एक सोशल इशू भी है, क्योंकि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। आज इस चर्चा के अंदर जो बातें कही गई हैं, देखना यह है कि इसको जमीन पर कब तक पॉलिटिकल पार्टियां उतार पाती हैं। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।